प्रतिक्रिया होती है। देखिए अगला फैक्ट है ई प्रत का सूर्यास्त के साथ ही अवसान हो जाता है। क्या हो जाता है? अवसान हो जाता है। यानी ई परत का सूर्यास्त के साथ ही क्या हो जाता है? यानी अवसान हो जाता है। यानी ई परत का जो अवसान हो जाता है, जैसे ही सूर्यास्त हुआ और सूर्यास्त होने के साथ साथ ही ई परत का क्या हो जाता है? ई परत का अवसान हो जाता है, ई परत की समाप्ति हो जाती है। जैसे ही सूर्यास्त हुआ और ई परत की समाप्ति हो गई। अब हम जो ई परत है मैं लिख रहा हूँ कि ई परत के दो उपविभाग। ई परत के कितने उपविभाग? दो उपविभाग। देखिए आप वो कौन से उपविभाग हैं? ई परत के, ठीक है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ई परत के। एक तो आ रहा अपने पास में विशिष्ट परत। एक तो हमारे पास में ई परत के दो उपविभाग किए हैं, तो इनमें से पहला उपविभाग आया ई विशिष्ट परत। ठीक है। और ई विशिष्ट परत कहाँ तक पाई जाती है? 110 किलोमीटर तक। कहाँ तक पाई जाती है? 110 किलोमीटर तक कौन सी परत पाई जाती है? ई विशिष्ट परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? ई विशिष्ट परत पाई जाती है। दूसरी हमारे पास में परत आ रही है, प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, हम बात कर रहे हैं आपसे कौन से परत की? यानी दूसरी परत की। दूसरी जो हमारे पास में परत आई यानी E2, इसको E1 भी कह सकते हो आप। हमारे पास में दूसरी परत कौन सी आ रही है? दूसरी परत हमारे पास में आ रही है E2, ठीक है ना। E2 परत, कौन सी परत? E2 परत। E2 परत, ठीक है। ये पाई जाती है कहाँ तक? 150 किलोमीटर तक। कौन सी परत? यानी जो E2 हमारे पास में परत है, इस परत की हमारे पास में रेंज क्या आई है, इसका विस्तार कहाँ तक आया है। E2 परत जो हमारे पास में पाई जाती है, यह E2 परत पाई गई हमारे पास में 150 किलोमीटर तक। कहाँ तक पाई गई है? यह पाई गई है 150 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 150 किलोमीटर तक यह पाई गई है। देखिए आप, हम बात करते हैं इस परत की कि हमारे पास में 150 किलोमीटर तक जो परत पाई जा रही है, उस परत का हमने ई परत को ही दो उपविभाजनों में बांटा। तो पहला उपविभाजन तो हमारे पास में आता है ई विशिष्ट या E1 परत, जिसका रेंज कहाँ तक आया हमारे पास में? इस परत का हमारे पास में रेंज आता है, कहाँ तक आ रहा है? इस परत का हमारे पास में रेंज आया प्यारे विद्यार्थियों, वह रेंज था 110 किलोमीटर तक।
इसके अलावा यदि हम आपसे बात करते हैं, इसके अलावा यदि बात करें आपसे, तो हमारे पास में परत आई E2 परत। तो यदि हम E2 परत की आपसे बात करें तो E2 परत हमारे पास में कहाँ तक आती है, 150 किलोमीटर। तो आयन मंडल की दूसरी परत हमारी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं आपसे कौन सी परत की, आयन मंडल की तीसरी परत की। कौन से परत की बात करते हैं, आयन मंडल के तीसरी परत की हम बात करते हैं आपसे। तो आयन मंडल की जो तीसरी परत आती है हमारे पास में, उस यदि तीसरी परत की मैं आपसे बात करूं तो थर्ड परत जो आ रही है वह हमारे पास में आयन मंडल की तीसरी परत है, F परत। कौन सी परत, यानी हम उसको कह सकते हैं F परत। कौन सी परत है प्यारे विद्यार्थियों, वह परत आती है हमारे पास में F परत। देखिए इस परत को जो हमने नाम दिया, तो इस परत का हमारे पास में नाम है F परत। कौन सी परत, हम इसको कहते हैं F परत। इस F परत की यदि हम आपसे बात करें, इस F परत की हम आपसे बात करें, तो F परत के जो आयन मंडल में पाई जाती है, जो आयनोस्फीयर में पाई जाती है, सबसे पहले हमने D परत पढ़ा, D परत के आगे हमने E परत पढ़ा, और E से हम कहाँ तक इसके उपविभाग हैं। ये अति महत्वपूर्ण परतें हैं, यहाँ से प्रतियोगिता एग्जामों में काफ़ी बार प्रश्न आते रहे हैं और आते रहते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से वॉच करना है आपको प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए F परत के फैक्चुअल चीज़ों की बात करें अब, तो F परत को दो उपविभागों, यानी F परत को दो उपविभागों में F परत का दो उपविभागों में विभाजन, F परत का दो उपविभागों में विभाजन, क्या, F1 और F2, अर्थात F1 और F2, यानी दो उपविभागों में विभाजन F1 और F2। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपसे, F1 की, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ F2 की। तो मैं दो उपविभागों में आपसे विभाजन की बात कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ये मेरा मानना है। देखिए पहला उपविभाजन तो हमारे पास में आ रहा है कौन सा, F1 परत, और दूसरा उपविभाजन हमारे पास में आ रहा है F2 परत। दो परतें हो गई ना, एक तो F1 हो गई और एक F2 हो गई। अब देखिए ये दो परतें जो हमारे पास में आई हैं, कौन से परत है, एक तो F1 परत और एक आई है हमारे पास में कौन सी परत, F2 परत। एक तो परत आई है हमारे पास में F1 परत और एक परत हमारे पास में आई है F2 परत। इन यदि हम दो परतों की आपसे बात करें कि इन परतों को संयुक्त रूप से, यानी इन दोनों परतों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, यानी संयुक्त रूप से ये जो परतें कहलाती हैं इनको हम एप्लीटन कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्लीटन। एप्लीटन, ये परतें संयुक्त रूप से
संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं? एप्लीटन कहलाती हैं। एप्लीटन, ठीक है ना। इसी का यदि मैं वर्जन की आपसे बात करूं तो यह प्रत्यय कहलाती हैं एप्लीटन, ठीक है ना। यदि हम संयुक्त रूप की बात करें इन दोनों प्रतों की तो ये एप्लीटन या एप्लीटन परत के नाम से हम इनको संबोधित करते हैं। कौन सी प्रतों को? जो हमारे पास में आयनोस्फीयर में जो परत पाई गई है उस आयनोस्फीयर की हम परत की बात करें आपसे कि आयनोस्फीयर की जो ये परतें हैं इन परतों की हम बात करें तो ये आयनोस्फीयर की परतें, ये आयनोस्फीयर की जो परतें हैं यदि मैं इन परतों की आपसे बात करूं तो यह एफ परत को दो उपविभागों में बांटा गया, एक F1 और दूसरी किसके रूप में? F2 के नाम से। एक तो कहलाती है F1 और दूसरी कहलाई F2। F1 और F2। F1 और F2 परतें, यानी ये F1 और F2 जिन परतों के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिन परतों के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन परतों को जो हमने नाम दिया है वह नाम हमारे पास में आ रहे हैं। कौन से नाम? वह नाम आ रहे हैं एप्लीटन परतें। कौन सी परतें? एप्लीटन या एप्लीटन परत, यानी एप्लीटन या एप्लीटन परत, ठीक है। यानी एफ परत का हमने दो भागों में विभाजन कर दिया। देखिए आप यहाँ पर ये दो परतें, एक F1 कहलाई, एक F2 कहलाई। इन्हीं को संयुक्त रूप से हम एप्लीटन या एप्लीटन परत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसका विस्तार, एफ परत का विस्तार। एफ है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ विस्तार डायरेक्ट, फिर आपके समझ में आए, ये बहुत जल्दी आएगा। कम शब्दावली को हम डायग्राम के माध्यम से बात करें तो अच्छा है ना। विस्तार एफ परत का क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ? किसकी? एफ परत के विस्तार की। एफ परत के विस्तार की। एफ परत का विस्तार, कौन सी परत का विस्तार? 150 से 150 किलोमीटर से 380 किलोमीटर तक, कहाँ तक इसका विस्तार है? यानी 150 किलोमीटर से 380 किलोमीटर तक जो परत पाई जाती है उस परत को हम एफ परत के नाम से संबोधित करते हैं। वह कौन सी परत कहलाती है? वह एफ परत कहलाती है। अगला फैक्ट है एफ परत मध्यम एवं उच्च आवर्ती मध्यम एवं उच्च आवर्ती यानी एफ परत मध्यम एवं कौन सी? मध्यम एवं उच्च आवर्ती वाली रेडियो तरंगों को
मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली यानी रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित कर देती है, यानी पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित कर देती है। अर्थात ये तरंगे कौन सी होती हैं? लघु तरंग दैर्ध्य वाली। कौन सी होती हैं? लघु तरंग दैर्ध्य वाली। एफ परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति अथवा लघु तरंग दैर्ध्य वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित कर देती है। कौन सी परत? मैं एफ परत की आपसे बात कर रहा हूँ। तो एफ परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति की जो मिडल एवं हाई फ्रिक्वेंसी की जो रेडियो तरंगे हैं उनको पृथ्वी की ओर पुनः रिफ्लेक्ट कर देती है। पुनः क्या कर देती है? पुनः परावर्तित कर देने का कार्य करती है। कौन सी परत के द्वारा ऐसा किया जाता है? यानी इस प्रकार का कार्य जो किया जाता है वह एफ परत के द्वारा किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी परत है वो? एफ परत। अर्थात एफ परत कहाँ पर है? 150 किलोमीटर से 380 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयनोस्फीयर में। ठीक है जी। अर्थात यानी सबसे पहले डी, फिर ई के ऊपर, यानी डी है, फिर ई है, और फिर ये एफ परत है। ठीक है ना। एफ परत के ऊपर फिर हम जी परत भी पढ़ेंगे और वहीं पर इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है ना। अब एफ परत को हमने दो भागों में विभाजित किया। एक भाग आया हमारे पास में F1 और दूसरा हमारे पास में आया F2। अर्थात इन दोनों का जो संयुक्त रूप है किसका? F1 का और F2 का जो संयुक्त रूप है, इसी संयुक्त रूप को हमने कौन सा नाम दिया? इसी संयुक्त रूप को हमने नाम दिया है एप्लीटन या एप्लीटन। किस नाम से जाना? एप्लीटन या एप्लीटन के नाम से हमने इसको संबोधित किया है। अर्थात एफ परत का आखिरी हमारे पास में फैक्ट आता है कि एफ परत ई परत के ऊपर क्या है? स्थित है। एफ परत के नीचे कौन है? ई, और ई के ऊपर कौन है? एफ। ठीक है ना। यानी हम जो आपका आयनोस्फीयर है, इस आयनोस्फीयर को हमने उपविभागों में आयनीकृत मंडलों में बांटा। वह आयनीकृत मंडल कौन से आए छात्र और छात्राओं? हमारे पास में यह आयनीकृत के मंडल जो आए हैं ना, वह सबसे पहला डी आया है, फिर ई आया है, एफ आया है। अब हम आपसे बात करेंगे जी परत की और उसी के साथ हम आयनोस्फीयर को समाप्त कर लेंगे। ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से मैं ऊपर लेके चल रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ।
देखिए हम आयनोस्फीयर के अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो आयनोस्फीयर का अंतिम पड़ाव है, इस पड़ाव की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास में जो मंडल आता है वह परत आती है कौन सी? जी परत। कौन सी परत आ रही है हमारे पास में? जी जी जी। क्रम कौन सा है जी इसका? इसका क्रम है जी हमारे पास में चौथा। कौन सा क्रम आ रहा है? चौथा। हम आयनोस्फीयर की कौन सी परत की बात कर रहे हैं? हम आयनोस्फीयर की यानी जी परत की बात करें, अर्थात विस्तार की बात कर लूँ मैं कि इस परत का विस्तार कहाँ तक है। कौन सी परत का विस्तार? मैं जी परत का विस्तार की बात कर रहा हूँ। तो जी परत का विस्तार है 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कहाँ तक? 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 400 अर्थात मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए आप, अर्थात 400 किलोमीटर से, यानी जो ये जो परत है ना अपने पास में, यदि मैं इसको ऐसे एक अलग वे में लिखूं तो मेरे पास में अलग वे आ जाएगा 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के मध्य। 600 किलोमीटर के मध्य। कितने? 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के मध्य। ठीक है जी। ये हमारे पास में पहला इसका विस्तार आता है। कौन सी परत का? जी परत का। अगला फैक्ट है जी परत से परावर्तित होने वाले सभी रेडियो तरंगे, यानी जी परत से परावर्तित होने वाली सभी रेडियो तरंगे से, जी परत से परावर्तित होने वाली सभी रेडियो तरंगे F2, अभी हम पढ़ रहे थे ना, F2 परत से भी परावर्तित होती हैं। F2 परत से भी परावर्तित होती हैं। अभी हम पढ़ रहे थे ना, यानी एप्लीटन F1 और F2 का जो संयुक्त नाम आया था वह हमारे पास में क्या आया था? एप्लीटन या एप्लीटन। ठीक है। तो इसका मतलब जो जी परत से परावर्तित हो रही हैं, यानी जो जी परत से परावर्तित हो रही हैं वह कहाँ से परावर्तित हो रही हैं? वह
F2 परत से भी परावर्तित होती हैं। वह कहाँ से परावर्तित हो रही है? वह F2 परत से भी परावर्तित हो रही हैं। यानी जो तरंगे G परत से परावर्तित रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो कहाँ से परावर्तित, यानी G तो G का निचला भाग ही तो F2 है। G के हम निचले भाग की बात करें तो ये हमारे पास में कौन सा पार्ट आता है? हमारे पास में F2 पार्ट आता है। देखिए जब हम उसी F2 पार्ट की बात कर रहे हैं आपसे कि G पार्ट के ऊपर वाला पार्ट हमारे पास में आता है कौन सा? F2 पार्ट आता है, ठीक है ना। अगला फैक्ट है G परत की G परत की जो उत्पत्ति है, यानी G परत कैसे उत्पन्न होती है? G परत की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणुओं पर नाइट्रोजन के परमाणुओं पर, नाइट्रोजन के परमाणुओं पर, यानी G परत की उत्पत्ति नाइट्रोजन के जो परमाणु हैं, नाइट्रोजन के परमाणुओं पर पराबैंगनी पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया फोटॉन्स यानी पराबैंगनी फोटॉन्स की पराबैंगनी फोटॉन्स की क्या? पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया के कारण होती है। पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया के कारण होती है। के कारण होती है। किसके कारण होती है? के कारण होती है। देखिए आप, यानी हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी? हम आपसे बात कर रहे हैं मुख्य रूप से G परत की उपस्थिति की। कौन सी परत की उपस्थिति की? G परत की उत्पत्ति। G परत की उत्पत्ति की यदि हम बात करें, ओरिजिन ऑफ G लेयर, यानी G परत की उत्पत्ति होने के पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार है, यदि हम उसकी आपसे बात करें तो हमारे पास में जो फैक्टर आता है कि नाइट्रोजन के परमाणु पर पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया, यानी परमाणु पर पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया के कारण है। प्रतिक्रिया, यहाँ से एक शब्द दो बार रिपीट हो गया भाई, उसको मैं हटा रहा हूँ कि प्रतिक्रिया के कारण होती है। किसके कारण होती है? के कारण होती है। देखिए G परत की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणु पर, किसके परमाणु? नाइट्रोजन के परमाणु। किसके परमाणु? नाइट्रोजन के परमाणु पर। किसके परमाणु? नाइट्रोजन के परमाणु पर,
यानी पराबैंगनी फोटॉन्स का रिएक्शन, प्रतिक्रिया, यानी जो नाइट्रोजन के परमाणु उपस्थित हैं उन परमाणु पर पराबैंगनी जो फोटॉन्स हैं, पराबैंगनी जो किरणें हैं, उनकी क्या होती है, उनकी प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया के कारण से जीवप्रत की क्या हो जाती है, जीवप्रत की उपस्थिति हो जाती है। अर्थात जीवप्रत की उपस्थिति इस प्रकार से होती है। अगला फैक्ट है जीवप्रत से लघु, मध्यम एवं दीर्घ, यानी जीवप्रत से लघु, मध्यम एवं दीर्घ सभी तरंगदैर्ध्य जीवप्रत से लघु, मध्यम एवं दीर्घ सभी तरंगदैर्ध्य अर्थात उच्च, मध्यम, निम्न, अर्थात उच्च, मध्यम, निम्न, उच्च, मध्यम, निम्न, यानी देखो उच्च है, मध्यम है, निम्न है, सभी आवर्ती की यानी सभी आवर्ती की रेडियो तरंगे, क्या सभी आवर्ती की रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। सभी आवर्ती की रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। देखिए, जीवप्रत से लघु, मध्यम सभी तरंगदैर्ध्य यानी सभी तरंगे, ठीक है ना, उच्च, मध्यम एवं निम्न सभी आवर्ती ऑल फ्रिक्वेंसी की रेडियो तरंगों का रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो लघु तरंगे हो, चाहे वो यानी मध्यम तरंगे हो, और चाहे वो कौन सी तरंगे हो, चाहे वह दीर्घ तरंगे हो। तो सभी प्रकार की तरंगों का क्या होता है, सभी प्रकार की तरंगों का परावर्तन होता है। कौन सी परत से होता है, आपकी कौन सी परत से होता है, यह परावर्तन होता है, यह परावर्तन यानी जी परत से होता है। कौन सी परत से, जी परत से होता है, चाहे लघु हो, चाहे मध्यम हो, चाहे दीर्घ तरंगदैर्ध्य, ये अर्थात या उच्च है, मध्यम है, निम्न सभी प्रकार की फ्रीक्वेंसी की वह तरंगे क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा आयन मंडल समाप्त हुआ। हम 5वें मंडल और अंतिम फाइनल मंडल की ओर आते हैं। इसके साथ ही हमारा वायुमंडल का अर्थ, सामान्य परिचय, महत्व, संगठन और संरचना वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा आज। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं नए मंडल की ओर। तो हमारे पास में
जो 5वें क्रम का जो मंडल आ रहा है, इस 5वें क्रम के यदि मैं मंडल की बात करूं तो 5वें क्रम का हमारे पास में मंडल आया बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। कौन सा? बहिर्मंडल। मैं आपसे कौन से मंडल की बात कर रहा हूं? बहिर्मंडल। इसी मंडल का एक अन्य नाम है आयतन मंडल। आयतन मंडल। इसी मंडल को हम कौन सा मंडल कहते हैं? एक्सोस्फीयर। कौन सा मंडल कहते हैं? एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसी मंडल को हम एक्सोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। यही मंडल हमारा एक्सोस्फीयर भी कहलाता है। तो यह हमारा अंतिम मंडल है, वायुमंडल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का। यह हमारा 5वें मंडल की ओर हम पहुंच रहे हैं। हम कौन से मंडल की ओर आ रहे हैं? हम 5वें मंडल की ओर आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम कौन से मंडल की ओर आए? हम 5वें मंडल की ओर आए हैं। देखिए आप, हमारे पास में जो मंडल आ रहा है वह मंडल है कौन सा? 5वां। देखिए आप, 5वां मंडल बहिर्मंडल। यानी सबसे नीचे नीचे जो हमने पढ़ा वह मंडल पढ़ा हमने कौन सा? हमने ट्रोपोस्फीयर पढ़ा। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर हम चले तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर हमने जो मंडल पढ़ा वह मंडल हमारे पास में आया स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जो हमने मंडल पढ़ा वह हमारे पास में आया था। इस हम तीसरे क्रम के मंडल की यदि बात करें तो मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर के बाद में हमारे पास में जो मंडल आया वह मंडल आया आयनोस्फीयर। और आयनोस्फीयर के साथ साथ ही हम आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में मंडल आया, वह मंडल आया हमारे पास में बहिर्मंडल, आयतन मंडल। और इसी मंडल को हम किस नाम से जान रहे हैं? इसी मंडल को हम जान रहे हैं एक्सोस्फीयर के नाम से। तो हम आखिरी मंडल की आपसे बात कर रहे हैं और इसके कुछ फैक्चुअल हैं वो हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए कुछ इसके फैक्ट हैं, वो फैक्टों के मैं बात करूं आयतन मंडल वायुमंडल वायुमंडल के सबसे यानी वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। कौन से भाग को प्रदर्शित करता है? आयतन मंडल वायुमंडल के कौन से भाग को प्रदर्शित करता है? वायुमंडल के
जो हमारे पास में भाग आया उस भाग को जो प्रदर्शित कर रहा है वह है सबसे ऊपरी वायुमंडल। कौन सा वायुमंडल है हमारे पास में? सबसे ऊपरी वायुमंडल। कौन सा वायुमंडल? सबसे ऊपर का। सबसे नीचे सोममंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल या बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर, सबसे ऊपर वाले भाग की बात कर रहा हूँ। तो आयतन मंडल वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग को क्या करता है? सबसे ऊपरी भाग को प्रदर्शित करता है। अगला फैक्ट है कि वास्तव में हमें 640 किलोमीटर वाले भाग की बहुत कम जानकारी है। वास्तव में वाले भाग की बहुत कम जानकारी है। वाले भाग की बहुत कम जानकारी है। हमें कौन से भाग की बहुत कम जानकारी है? 640 किलोमीटर वाले भाग की, यानी 640 किलोमीटर के ऊपर वाले भाग की, जो 640 किलोमीटर है उससे ऊपर वाले भाग की हमें बहुत कम जानकारी है। क्या? हमें बहुत कम जानकारी है। वास्तव में हमें कौन से भाग की? वास्तव में हमें 640 किलोमीटर वाला जो भाग है, वास्तव में हमें 640 किलोमीटर वाले भाग या उससे ऊपर वाले भाग की हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि हमारे पास में ऐसे कोई स्रोत नहीं है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि जिसके माध्यम से उसके बारे में हम क्या करें, हमारे पास में विस्तृत जानकारी आए। कौन सी जानकारी आए? हमारे पास में उस भाग की कौन सी जानकारी आए? विस्तृत जानकारी आए। ठीक है ना? हमारे पास में उस भाग की विस्तृत जानकारी अभी तक भी उपलब्ध नहीं है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का अध्ययन वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का अध्ययन, वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उसका जो अध्ययन है, यानी लेमैन यानी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का अध्ययन लेमैन यानी लेमैन स्पेटजीर्ण किया। किसने किया था? लेमैन स्पेटजीर्ण ने किया। इसका अध्ययन किसने किया था? ऊपरी परत का अध्ययन लेमैन स्पेटजीर्ण ने किया था। किसने? लेमैन स्पेटजीर्ण ने किया था। अगला फैक्ट है इसी परत का, बहिर्मंडल या आयतन मंडल का
घनत्व अत्यधिक कम, यानी आयतन मंडल का घनत्व अत्यधिक कम एवं वायुमंडल अत्यंत विरल होने एवं वायुमंडल अत्यंत कम एवं वायुमंडल अत्यंत विरल होने के अत्यंत विरल होने के कारण नीहारिका जैसा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? नेबुला जैसा, यानी आयतन मंडल का घनत्व अत्यधिक क्या है? कम है। यानी आयतन मंडल का घनत्व अत्यधिक कम है। आयतन मंडल का घनत्व अत्यधिक कम एवं वायुमंडल अत्यंत विरल होने के कारण से, एक तो डेंसिटी बहुत कम है और एक जो एटमॉस्फेयर है वो अत्यंत विरल है, यानी लो है। अत्यंत विरल होने के कारण से कैसा प्रतीत होता है? नेबुला की तरह प्रतीत होता है, निहारिका की तरह प्रतीत होता है। निहारिका परिकल्पना आपने फिजिकल ज्योग्राफी में भी प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 11 में, जो बीए फर्स्ट के स्टूडेंट वो कक्षा 11 में और एमए प्रवेश के स्टूडेंट है कक्षा 11 और बीए फर्स्ट में जो प्रथम प्रश्न पत्र है यानी फिजिकल ज्योग्राफी में यानी आपने पढ़ी होगी, यानी निहारिका नेबुला प्रक्रिया। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि आयतन मंडल का घनत्व अत्यधिक कम एवं वायुमंडल अत्यंत विरल होने के कारण से कैसा प्रतीत होता है? नेबुला जैसा, निहारिका जैसा प्रतीत होता है। अगला फैक्ट है आयतन मंडल के बाह्य भाग का तापमान, आयतन मंडल के जो बाह्य भाग है का तापमान, आयतन मंडल के बाह्य भाग का तापमान, आयतन मंडल सबसे ऊपर वाले भाग की बात कर रहा हूँ, 5568 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कितना होता है? 5568 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। क्योंकि यह तापमान
क्योंकि यह तापमान वायुमंडल का, किसका? वायुमंडलीय वायु से सर्वथा, क्योंकि यह तापमान, कौन से तापमान की बात कर रहा हूं? क्योंकि यह तापमान वायुमंडलीय ताप से सर्वथा भिन्न होता है या सर्वथा, ऐसे लिख दो आप, बहुत अच्छा होगा, या सर्वथा भिन्न जैसा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? या सर्वथा भिन्न जैसा प्रतीत होता है। देखिए कैसा प्रतीत होता है? भिन्न जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए आयतन मंडल के बाह्य भाग का तापमान कितना तक होता है? आयतन मंडल के बाह्य भाग का जो तापमान होता है वो हमारे को कितना मिलता है? 5568 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। क्योंकि यह तापमान जो हमारा वायुमंडलीय तापमान है, जो हमारे धरातल के आसपास का टेम्परेचर है, उसे सर्वथा ही भिन्न प्रतीत होता है, उसे सर्वथा ही ये टेम्परेचर क्या होता है? अलग होता है। ठीक है ना, ये आपकी जानकारी के लिए। देखिए अगला फैक्ट है आयन मंडल। अगला फैक्ट है हमारे पास में कि आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को, यानी आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को, आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को कौन सा मंडल कहते हैं भाई? आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को बाह्य मंडल क्या कहते हैं? बाह्य मंडल कहते हैं। यानी आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को कौन सा मंडल कहते हैं? यानी वायुमंडल के ऊपर वाला जो हमारा मंडल होता है, इस मंडल को हम किस नाम से जानते हैं? इस मंडल को हम जानते हैं मुख्य रूप से किस नाम से? यानी इस मंडल को हम यानी बाह्य मंडल, बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर के नाम से भी हम इसको संबोधित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आपके पास में जो ये जानकारी उपलब्ध है, यदि मैं इस जानकारी की आपसे बात करूं, यह जानकारी उपलब्ध है, यदि मैं इस जानकारी की आपसे बात करना चाहूं तो ये जानकारी हमारे पास में इस प्रकार से है कि आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। देखिए बहिर्मंडल, एक अगला फैक्ट है कि बहिर्मंडल हम बात करें कि जो बहिर्मंडल है उसकी हम आपसे बात कर रहे हैं कि बहिर्मंडल और जो आपका बहिर्मंडल के ऊपर वाला है, बहिर्मंडल एवं
या बहिर्मंडल के अंतर्गत, आप ऐसा लिख लो, बहिर्मंडल के अंतर्गत आयतन मंडल एवं चुंबक मंडल को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। देखिए कौन से मंडल को शामिल करते हैं, बहिर्मंडल के अंतर्गत हम एक तो शामिल करते हैं किसको, आयतन मंडल को, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक कौन सा मंडल पाया जाता है, चुंबक मंडल को भी शामिल किया जाता है। कौन से मंडल को, चुंबक मंडल को भी शामिल किया जाता है, यानी चुंबक मंडल को भी शामिल किया जाता है। यह हमारे पास में कौन सा मंडल था, यह हमारे पास में मंडल था एक्सोस्फीयर। प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हमारे पास में वायुमंडल की जो संरचना थी, यह संरचना इस प्रकार से थी जो आपके सामने उपस्थित है या आपके सामने यानी बोर्ड पर प्रदर्शित है।